मित्रों सप्रेम नमस्कार। जनवरी 30 जनवरी की सर्द रात, हालांकि 3 दिन से सूर्य देवता का दर्शन हो रहा है, इसलिए सर्दी भी थोड़ी कंट्रोल में है। और हम लोग जो है थोड़ा पहले से खुशहाल हो गए हैं धूप देख के। और यूट्यूब पे कुछ चीज़ें डालने की इच्छा थी, लेकिन आजकल राजनीति का, उत्तर प्रदेश में चुनाव की राजनीति गर्म है और सारी बातें राजनीति में समाहित हो जा रही हैं, इसलिए राजनीति पे ही चर्चा करने का आज मन बना है। आपको विदित हो तो मेरे स्वर्गीय पिताजी जनसंघ के बहुत वरिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ता और नेता थे। पूज्य चाचा जी भी महानगर अध्यक्ष रहे और 80 के दशक के उत्तरार्ध में मैं स्वयं युवा मोर्चा का गोरखपुर का महानगर अध्यक्ष रहा। मीडिया का भी कार्य देखा। 2004 में चुनाव प्रबंधन गोरखपुर क्षेत्र के कार्य में भी अपना योगदान दिया। और पद तो आते जाते हैं, लेकिन पद पे न रहते हुए भी पिछले 14 वर्षों के वनवास के बावजूद भी और उसके पहले भी, चूँकि हम लोग खांटी जनसंघ परिवार में पैदा हुए, इसलिए हम लोग को कुछ और दिखता नहीं था और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना योगदान कैसे महत्तम कर दें जनसंघ और भाजपा के प्रति। हलधर का बिल्ला भी हम लोगों ने कुछ दिन खेला। बचपन में पिताजी ने कहा कि जनसंघ जनता पार्टी में मर्ज हो गई, तो उसका बिल्ला भी, कंधे पे हल लिए किसान का बिल्ला भी खेला है। तो हम लोग के लिए तो दुनिया बहुत छोटी थी। छोटी इसलिए कि हम लोग बिना हानि लाभ के तजुर्बे या लोभ के दुनिया देखते थे। तो सिर्फ राष्ट्रवाद के दर्शन के आधार पे ही दुनिया दिखती थी। और आज भी कम से कम देश के लिए और भारत के संस्कार और संस्कृति के लिए भाजपा का योगदान और देश को एक धागे में पिरो के रखने के लिए उसका प्रयास सराहनीय ही नहीं है, बल्कि स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। अब व्यक्तिगत अनुभव की बात करते हैं तो मैं याद करता हूं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए, तो मुझे याद स्मरण आता है कि बाबू बनारसी दास यादव और राम नरेश यादव जी, बाबू बनारसी दास गुप्त जी के बाद जो प्रेसिडेंट रूल 1979 में 17 फरवरी को लगा और 9 जून 1980 तक चला, उसका मुझे स्मरण नहीं है। फिर देखता हूं कि श्री वीपी सिंह जब मुख्यमंत्री बनते हैं 9 जून 1980 से 18 जुलाई 1982 तक, तो उस कार्यकाल का मुझे कुछ स्मरण आता है कि गोरखपुर में बाढ़ आई हुई थी और स्टीमर से वीपी सिंह जी कई जगह गए थे सर्वेक्षण करने। हवाई सर्वेक्षण के अतिरिक्त उन्होंने जलीय यात्रा कर भी सर्वेक्षण किया था। फिर श्रीपति मिश्र जी का बनना, एनडी तिवारी जी का बनना, वीर बहादुर सिंह जी का बनना भी स्मरण है, हालांकि हम लोग छोटे थे। फिर मुलायम सिंह यादव आते आते 89 में आए, तो हम लोग थोड़ा राजनीतिक रूप से हम लोग का संज्ञान बढ़ चुका था। और मुलायम सिंह जी का जो दूसरा कार्यकाल 93 से 95 वाला है,
उसमें हम लोग आंदोलनों में भी रहे और उनके दमन के भी, लाठीचार्ज वगैरह के भी शिकार हुए। और कहना ना होगा कि मायावती जी का कार्यकाल आया 97 से 99, फिर राम प्रकाश गुप्त जी 99 में आते हैं और फिर राजनाथ जी आते हैं। ये सारे घटनाक्रम ठीक से याद हैं, मानस पटल पे अंकित हैं। हैदरगढ़ से राजनाथ जी चुनाव लड़े थे और राम प्रकाश गुप्त जी की ईमानदारी के चर्चे होते थे कि अगर कोई फाइल लेके गया, कोई जेन्युइन आदमी है, तो उसकी फाइल करा के वो पुनः बुला के 1-2 महीने में उनको फाइल अपने हाथ से पकड़ाते थे। इसका भी चर्चा सुना गया। और कमोबेश योगी जी के चुनाव, योगी जी तो हालांकि चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं थे उस समय, लेकिन मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि योगी जी के लिए, हालांकि मेरे उस प्रस्ताव का या मेरे अनुरोध का कोई महत्व बहुत नहीं होता है, लेकिन अपने स्वांतः सुखाय मैं कह सकता हूं कि मैंने ईमेल द्वारा, इसका प्रमाण मेरे पास आज भी है, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को अनुरोध किया था कि अगर योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी और भ्रष्टाचार कम होगा और नौकरशाह डरेंगे। हालांकि पहली 2 बातें तो मेरी सही साबित हुई और योगी जी एक बहुत सक्षम प्रशासक के तौर पे उभरे, शासक के तौर पे उभरे और उन्होंने एक कोरोना काल में भी ऐतिहासिक स्तर पे कार्य किया, ये तो मानना होगा। लेकिन जो तीसरा मेरा कयास था कि ब्यूरोक्रेसी नियंत्रण में रहेगी, ये नहीं हो पाया। और उसी तरह है कि जैसे एक गाड़ी आप चलाते हैं तो एक्सीलेटर और ब्रेक के बीच समन्वय रखना होता है, तो योगी जी ने नौकरशाहों को छूट इसलिए दी कि उनको लगता था कि दलाल या पार्टी का नाम लेके कुछ लोग बीच में आके हो सकता है अपने पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करके और शासन को बदनाम कर सकें, कहीं बेईमानी, चोरी, भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगे। और निसंदेह वो बड़े ईमानदार शासक के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई है। लेकिन उसमें हुआ ये कि नौकरशाहों ने, जैसा सुनने में आता है, कि काम सब किए और जेन्युइन कामों पर रिपोर्ट लगा दी। मैं खुद भुक्तभोगी हूं। मैंने IGRS प्रणाली पे अपने कई व्यक्तिगत मामलों, जो पूरा फ्रॉड करके हमारी प्रॉपर्टीज़ को कुछ लोगों ने अपने नाम कराया है या कुछ ऐसा किया है, उस पर हम लोगों ने, मैंने व्यक्तिगत तौर पे IGRS प्रणाली पे 2-2, 3-3 बार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबको लिखा और रिजल्ट ये रहा कि परिणाम शून्य रहा। एक आध बार IO वगैरह के फ़ोन आते हैं, फिर आप कहेंगे कि साहब ये परिस्थिति है, तो वो बोलेंगे कि ठीक है हम लोग बताते हैं। उसके बाद वो रिपोर्ट लगा देते हैं कि मामला यहाँ विचाराधीन है, मामला वहाँ विचाराधीन है। और जो पीड़ित है और जो पीड़क है, दोनों को समान दृष्टि से देखते हुए वो मामले को निस्तारित कर देते हैं। ये IGRS प्रणाली या लोक सुनवाई प्रणाली, जन सुनवाई जो है, हालांकि ये पोर्टल अखिलेश के समय चालू हो गया था, लेकिन हमें बहुत उम्मीद थी कि कम से कम योगी जी के समय इसमें न्याय मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि अधिकांश पीड़ितों को इसमें न्याय नहीं मिल पाया और वही लिखा पढ़ी, सारी रिपोर्टें लग जाती हैं कि साहब ये हाँ है, हाँ इनका है, लेकिन ये विचाराधीन है, नहीं इसमें ये यहाँ लंबित है।
और अगर आप किसी जान माल के खतरे की बात करिए तो होता है कि नहीं साहब, ये इन्होंने कयास लगाया है, इनके ऊपर ऐसा कोई खतरा नहीं है। तो एक बहुत अच्छे शासक को किस प्रकार की मंशाओं को किस प्रकार प्रशासन के लोग पंगु कर देते हैं, ऐसा भी देखने में आता है। वही एक्सीलेटर और ब्रेक का समन्वय, गाड़ी चलाना है तो ड्राइवर को देखना होता है, गियर, एक्सीलेटर, ब्रेक तो वो अपने अपने हिसाब से निर्णय लेता है। लेकिन मुझे लगता है कि कदाचित अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, पुराने लोगों, आजमाए हुए लोगों और जनप्रतिनिधियों की भी सुनवाई ठीक हुई होती तो कदाचित लोगों को न्याय त्वरित मिल पाता। क्योंकि हर आदमी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद नहीं कर सकता है, न अपनी पीड़ा बता सकता है। इतना बड़ा प्रदेश है और उनको बहुत कुछ करना है। तो जीरो टॉलरेंस अपराध में रहा और लोकहित जनहित के काम बहुत अच्छे हुए। लेकिन इस प्रकार के काम जिनको शासकीय हस्तक्षेप से किया जा सकता था, वो थोड़े दब गए। जो हमारे बाबू लोग हैं, नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि वो लोग तो दुखी भी हैं कि इस कार्यकाल में उनको ऑप्टिमम टारगेट्स नहीं हिट कर पाए। तो निश्चित रूप से उनका ये था कि जो बहुत लिखा पढ़ी कर रहा है उसको दबा दिया जाए। तो आज इस कड़ी में जो राजनीतिक अनुभवों की बात करें तो ये तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इस सरकार के बारे में। और अगर सरकार में 10 में से अंक देने हो तो मैं 8.5 दूंगा और पूर्ववर्ती सरकार को 3-4 दे सकता हूँ। कि उसमें क्या था कि अखिलेश यादव अपनी इमेज बिल्डिंग में लगे जरूर थे, लेकिन उनके अंदर शासकीय क्षमता नहीं थी और किसी को बेईमान करना उचित नहीं है, क्योंकि उनको भी पार्टी चलानी थी बहुत बड़ी प्रदेश स्तर पे, तो उनको फंड की भी ज़रूरत रहती होगी। अब उस पर मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। और मायावती के शासन को अलबत्ता मैं 5.5 नंबर दे सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ अफसरों पे नकेल थी। और तीनों शासनों की तुलना की जाए तो शासक के तौर पे योगी जी सर्वोपरि हैं। और अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो 1 नंबर पे भाजपा, 2 नंबर पे मायावती, 3 नंबर पे अखिलेश यादव। और अगर ये निरपेक्ष राय है, क्योंकि मैं तो भाजपा का कार्यकर्ता हूं, लेकिन एक स्वतंत्र टिप्पणीकार के तौर पे कह रहा हूं। और कानून व्यवस्था की बात की जाए तो मायावती के समय भी कानून व्यवस्था काफी ठीक थी। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आज अपनी कार्य क्षमता और शासकीय क्षमता के बल पे मायावती जी को आज भाजपा के साथ लड़ाई में होना चाहिए था। लेकिन ये भी विचारणीय बातें हैं। लड़ाई में मतलब कि नंबर 2 के लिए अखिलेश से आगे होना चाहिए था। लड़ाई तो नहीं है। मेरा स्पष्ट मत है कि भाजपा सरकार बनाएगी, लेकिन मायावती जी को सपा से आगे होना चाहिए था और भाजपा से कशमकश करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे बड़ा हैरत होता है कि क्यों मायावती जी परिदृश्य से बाहर हैं। कांग्रेस क्यों बाहर है ये तो समझ में आता है। हालांकि प्रियंका ने जब संघर्ष शुरू किया था
तो प्रियंका गांधी जी लगा था कि नंबर 2 पे वो कांग्रेस को ला सकती है, लेकिन मीडिया ने कांग्रेस को एकदम लड़ाई से